मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये है किसान भाइयों, आजकल एक कंसेप्ट आया हुआ जिसको आपको भी अपनाना पड़ेगा। आपने गेहूं के अंदर अपनाया जिसमें तापड़ की खेती बोलते थे, तापड़ में गेहूं की बिजाई करते थे आप। तापड़ में बिजाई करने का मतलब ये है कि आप खेत को नहीं खोलते हैं। नहीं खोलने का एक तो मतलब ये था कि उसमें मंडूसी भी कम आती है, लेकिन इसका दूसरा फायदा क्या है कि जितनी भी गर्मी जमीन के ऊपर पड़ेगी, जितनी भी गर्मी में आप जमीन को खोल लोगे, जितनी भी गर्मी में खेत की जुताई करोगे तो खेत की ताकत उड़ जाएगी। अगर नहीं है, जहां बगैर जुताई के काम चले वहां बगैर जुताई के चलो, और अगर जुताई करनी पड़े तो कोशिश करो, मान लो 4 जुताइयां करनी थी, कोशिश करो 2 या 3 जुताई में मेरा खेत तैयार हो जाए। उदाहरण के तौर पे अब आप गेहूं काटते हैं, गेहूं काट करके आप कंबाइन से काटते हैं तो रिपर से उसका भूसा बना लेते हैं, रिपर से तो नीचे 15-20% अवशेष बच जाते हैं आपके। अब उस खेत को आपको जुताई कतई करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप ढैंचा या मूंग बो सकते हैं। मूंग या ढैंचा आप तापड़ वाली मशीन से बो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ढैंचा तो वैसे ही बो सकते हैं आप। और गेहूं की जब बिजाई करते हैं तो एपीसीडर से बगैर जुताई किए बो सकते हैं आप, या तापड़ वाली मशीन से बगैर जुताई किए बो सकते हैं आप। अब किसान भी काफी ऐसे आ गए हैं जो खेत को कम से कम जुताइयां करते हैं, क्योंकि एक बात मैं समझाना चाहता हूं जिससे आप समझें कि आप गर्मी में मान लो खुराक ली आपने, मान लो आपने 2 छटांग घी ले लिया, हलवा खा लिया, दूध पी लिया, जब उसको खा के आप डाइट को लेके जब गर्मी में काम करते हैं तो आप 15-20 मिनट आधा घंटे में थकने लग जाते हैं। लेकिन अगर ठंडा है मौसम या सर्दियां हैं तो आप घंटा 2 घंटा तक भी उसी खुराक में काम कर सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी में आपके शरीर की सारी खुराक उड़ जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूं कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या यूरोप है, अमेरिका है, वहां का जैविक कार्बन कई गुना हमारे से ज्यादा है। यही कारण है कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है और उस गर्मी को जमीन में आने देते हैं और फिर जमीन को भी खोल देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो उसमें जमीन की ताकत उड़ जाती है। एक तो ये बात है कि जमीन की कम से कम जुताई करें। दूसरा ये ध्यान रखें कि गर्मी में जमीन को खुली ना रखें, उसको ढक के रखें, चाहे अवशेष ढकें उस पर, चाहे कोई फसल उगाएं उस पर, जैसे मूंग है, उड़द है, धनिया है, बथू है सब्जी के लिए आजकल, या ढैंचा है, उसको जमीन को ढक के रखें ताकि सीधी जो किरणें हैं गर्मी की वो ना पड़े। क्योंकि देखते हैं आप जब खेत में आग लगाते हैं तो खेत आपका बंजर होने लग जाता है। तो ये जो गर्मी है वातावरण की, ये एकदम बंजर नहीं बनाती है, धीरे धीरे बंजर बनाती है आपके खेत को। इसलिए खेत को कम से कम जुताई करें और उसको ढक के रखें ऊपर, चाहे फसल उगा के ढक के रखें, चाहे उसको अवशेषों से ढक के रखें। और एक अवशेष सबसे अच्छा ढक्कन होता है इसका, जिसको मल्चिंग बोलते हैं। उसके नीचे खरपतवार भी नहीं आएंगे। जैसे आप एपीसीडर से बिजाई करते हैं तो ऊपर मल्चिंग होती है अवशेष की, कोई घास नहीं जमता उसमें। तीसरा है कि आपको जीवाणुओं को खेत में भोजन देना होता है। जब आप जीवामृत का जामन तैयार करते हैं, कल्चर तैयार करते हैं, तो जीवामृत होता है ड्रम के अंदर तैयार। ड्रम के अंदर गुड़ बेसन डालते हैं 1-1.5 किलो, 200 लीटर के ड्रम में। 1 दिन का गाय का गोबर गौमूत्र होता है, 1 से 1.5 किलो गुड़ और बेसन होता है, और एक मिट्टी होती है 50-100 ग्राम कहीं से बड़ पीपल के नीचे से, या जहां दवाइयां नहीं पड़ती हो, खाद नहीं पड़ते हो, वो जीवाणुओं का कल्चर है, वहां से जामन लाना उठा के, वो हवा वाले जीवाणुओं का। तो एक ड्रम में डाल के आप इसको तैयार करते हैं और ये 3 से 4 दिनों में आपका तैयार हो जाता है, जामन तैयार हो जाता है ये। अब यही जामन, यही जीवामृत आपको खेत में पानी के द्वारा जब सिंचाई लगाते हैं तो खेत में भेजना होता है। इसी जीवामृत का आप स्प्रे भी कर सकते हो, इसी जीवामृत को आप ड्रिप इरिगेशन में भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपके खेत के जो जीवाणु हैं वो बढ़ जाएंगे, और जीवाणु बढ़ेंगे तो आपके केंचुए बढ़ जाएंगे। और जितने ज्यादा जीवाणु, जो किसान जिस किले में जितने ज्यादा जीवाणु और केंचुए बढ़ा देगा, समझो उस किले का उतना ही खाद बढ़ गया, आपका उतनी ताकत बढ़ गई। हमारे पूर्वज भी ये करते थे, हमारे पूर्वज ये नहीं करते थे। हमारे पूर्वज जमीन को बहुत ज्यादा जुताई करते थे, गोबर की खाद डाल के गर्मी में तोड़ते थे जमीन को पूरी को। लेकिन अब प्राकृतिक खेती में कम से कम जुताई करनी है आपको, और गोबर की खाद भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गोबर की खाद भी खुराक है हानिकारक जीवाणुओं के लिए। लाभदायक जीवाणु तो बढ़ेंगे, हानिकारक जीवाणु भी बढ़ेंगे उसमें गोबरी खाद से। तो प्राकृतिक खेती में हम खुराक दे ही नहीं रहे हैं।
इसलिए हानिकारक जीवाणु आपके बढ़ेंगे ही नहीं, बीमारियां अपने आप ही 70-80% आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। तो हमारे पूर्वज ये नहीं करते थे जो आज प्राकृतिक खेती में बता रहे हैं हम। इसके अलावा जीवामृत, घन जीवामृत या मल्चिंग है आपकी, या भोजन देना हरी खाद के रूप में खेत में, हरी खाद के रूप में या अवशेष के रूप में खेत में जीवाणुओं को भोजन भी देना होता है। इसलिए खेत की कम से कम जुताई करो, खेत के ढक्के रखो और खेत में जीवाणुओं को भोजन देना है आपको, चाहे मल्चिंग के थ्रू, चाहे अवशेष के थ्रू, चाहे हरी खाद के रूप में। तो आपका खेत में कहता हूं 1-2 साल में पैदावार अच्छी देने लग जाएगा। आपको जैविक खेती की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैविक खेती भी एक इतना महंगा प्रक्रिया है जो आम किसान नहीं कर सकता है। जैविक खेती के जो इनपुट्स हैं वो रासायनिक खेती से भी महंगे हैं। इसलिए किसान भाइयों, ये आप गांठ बांध के जाएं, कम से कम अपने परिवार के लिए आधा एकड़ के लिए, 2 कनाल में, 1 एकड़ में, जब भी आपको टाइम मिले 1 एकड़ ऐसा छांट लें कि उसमें हर पानी के साथ जीवामृत दें, 2-3 बार घन जीवामृत छिड़क दें। तो आपको एक सीजन में पता लग जाएगा, कीड़े बीमारियां भी कम हो जाएंगी। ऐसे किसान आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी गुलाबी सुंडी नहीं लग रही, सिर्फ जीवामृत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पौधे की सारी जरूरतें उसमें पूरी हो जाती हैं, लाभदायक जीवाणु भी आ जाते हैं। तो इसके साथ किसान भाइयों सबको नमस्ते। इतनी बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। हाँ, जुड़े थोड़ा सा प्रोग्राम से अब। और जैसा मैंने पहले कहा था कि राजस्थान की कालबेलिया टीम हमारे पास नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से भेजी गई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और कालबेलिया नृत्य आप देखें, ये मेरे बाईं तरफ, बीच में मनोरंजन करेंगे और काम की बात, क्योंकि किसान मेला काम की बातों के लिए भी लगाया गया है, हल्का फुल्का मनोरंजन भी आपका रहेगा, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, आप आनंदित रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें। शुरू कीजिए प्लीज, राजस्थानी डांस शुरू करें। हेलो, हेलो, हेलो,
क्या बात सक्री ये बात क्या बात क्या बात बहुत अच्छा आपने कालबेलिया नृत्य राजस्थान की टीम द्वारा देखा। अभी हमारे पास पंजाब की टीम है, हरियाणा की टीम है, लेकिन बीच में जैसा मैंने कहा था कि बीच में बहुत जरूरी बातें हैं। जो मकसद है इस किसान विकास मेले का वो है कि ज्ञान की वृद्धि हो, जो भी चीजें आप जानना चाहें उनका आपको पूरी जानकारी मिले। और मेरा निमंत्रण माननीय श्री उमेंद्र दत्त जी से कि वो आए कृपया और संक्षिप्त में अपनी बात कहें, क्योंकि मंत्री महोदय सारे मंत्री महोदय आ चुके हैं किसान मेले के ग्राउंड में। श्री उमेंद्र दत्त जी जो खेती विरासत मिशन के अध्यक्ष हैं, श्री उमेंद्र दत्त जी आइए। दत्त साहब मंत्री जी आ चुके हैं, उसी हिसाब से एडजस्ट करना। नहीं फिर रहने देते हैं, नहीं रहने को देते हैं। चलिए सबको नमस्कार, राम राम। वैसे मैंने मन संचालक जी को कह रहा था, इतने ऊर्जावान डांस के बीच में भाषण ये कबाब में हड्डी जैसा है। फिर भी जो मुझे आज्ञा हुई है, मुझे कहा गया कि आपसे मैं मूल अनाजों, मोटे अनाज बाजरा, ज्वार, कोदरा, कंगनी, रागी, कुटकी, स्वांक, हरी कंगनी उनकी बात करूं। हम बाजरा सभी खा रहे हैं और बाजरा हरियाणा का एक प्रमुख मोटा अनाज है। सैकड़ों वर्षों से हम उसको खा रहे हैं। ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट, मोदी जी ने तो उसको नाम श्री अन्न दिया है, श्री धान्य कहते हैं उसको। तो ये उसका वर्ष है। मुझे लगता है हरियाणा की कृषि के लिए जीवन रेखा के रूप में अगर जो चीजें काम करेंगी उनमें मोटा अनाज भी है। कृषि विभाग के आदरणीय महानिदेशक श्री नरसिंह बांगड़ जी को मैं कहूंगा कि मोटा अनाज हरियाणा के किसानों की खेती का हिस्सा बने, हरियाणा के लोगों, हरियाणा निवासियों की भोजन का हिस्सा बने, इसके लिए हमको बहुत विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। दिक्कत यह हुई है कि पिछले लगभग 50 वर्षों में हम लोगों ने खाली गेहूं और धान पर ही पूरी खेती को टिका लिया है। गेहूं और धान पर ही आधारित हमारी देश की खाद्य सुरक्षा, और वो ही सब कुछ हमारी थाली में भी चला गया है। कुछ ही क्षेत्र हैं, कुछ इलाके हैं जहां बाजरा या ज्वार की रोटी खाई जाती है, कुछ हद तक मक्के का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोदरा, आज कोदरा गायब हो गया है, कोदरा आज है नहीं। कंगनी, बहुत, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने कभी कंगनी का कुछ कंगनी की खीर खाई है या कंगनी खाई है, कंगनी का पुलाव खाया है, हरी कंगनी है। और कोदरा के बारे में तो अगर आप लोगों ने गुरु नानक देव का एक चित्र देखा हो जिसमें गुरु नानक देव एक किसान के घर खाना खा रहे हैं और वो रोटी निचोड़ रहे हैं भाई लालो के घर, तो वो जो भाई लालो के घर बाबा नानक रोटी खा रहे थे वो कोदरे की रोटी थी। ये कोदरा, कंगनी, ज्वार, बाजरा, ये सभी
बहुत कम नाम मात्र के पानी में उगाए जाते हैं। इनको कितना कम पानी चाहिए अगर इसको अंदाज करना हो, हम जब धान उगाते हैं तो एक साल में 1 एकड़ के लिए जितना पानी लगता है उतने पानी से ये मिलेट्स, मोटा अनाज, ये 26 वर्ष उगाए जा सकते हैं। इतना नाम मात्रा का पानी लगता है। इन मोटे अनाजों को, ये कोदरा कंगनी को, इनको बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी की आवश्यकता नहीं है। इनको पेस्टिसाइड्स की, कीड़ा लगता नहीं है तो कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, हर वर्ष कृषि विभाग से लेके तमाम और सरकार के पर्यावरण विभाग, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पराली जलाने वाला मुद्दे के ऊपर हर बार एक डंडा घूमता है और कृषि विभाग वाले भी दौड़ते रहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले लोग भी दौड़ते हैं। और अगर ये आप मोटा अनाज उगाओगे, मोटा अनाज अगर उगाओगे तो मोटा अनाज का जो अवशेष बचता है वो बहुत उत्तम पशु चारा होता है, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक निवेदन है इस पूरे विषय में कि कृषि मंत्री जी भी आने वाले हैं, कोई बात नहीं, ये कृषि विभाग के महानिदेशक महोदय से निवेदन है वो इन तक संदेश पहुंचाएं। हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का जैसा लाभ उठाना चाहिए था, शायद वैसा नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी भी समय है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष तो एक संयोग है, एक खाली सालगिरह जैसा है, याद दिलाने के लिए कि मिलेट्स भी कुछ महत्वपूर्ण खेती का अंग हो सकते हैं। यार ये ढोल की 2 मिनट के लिए बंद ही कर दो तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये जो मिलेट्स खाने वाले हैं, मैं इनका जो पर्यावरण का लाभ है वो ठीक है, इनका जो स्वास्थ्य का लाभ है आप उसकी बात सुन लीजिए जरा। मिलेट खाने से सैकड़ों लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, ये बीमारियां दूर हुई हैं। सैकड़ों लोगों को मैं तो कहूंगा नरहरि जी को कि नरहरि जी कार्यक्रम करें मिलेट्स और स्वास्थ्य, तो हम ऐसे लोग ला सकते हैं, डॉक्टर ऐसे 100, 200, 300 लोग लाके बिठा सकते हैं जो अपनी टेस्टिमनी जो बताएंगे कि मिलेट खाने से उनको दिन में 2 बार जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता था वो बंद हो गया, उनको जो गोली लेनी पड़ती थी ब्लड प्रेशर की वो बंद हो गई, स्किन सोरासिस ठीक हुआ, लिवर सोरासिस ठीक हुआ, थायराइड ठीक हुआ, वेट लूज हुआ, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट तोंद निकली हुई है, तोंद खत्म हो गई, और खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक हुआ जितना होना चाहिए। तो मिलेट्स औषधि भी है, आहार भी है। आहार वही होता है जो स्वास्थ्य दे, खेती वही होती है जो आहार दे। तो हम खेती फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरने के लिए न खाली बिजाई होगी, उसकी अभी से तैयारी करने के लिए मैं आदरणीय नरहरि जी को भी निवेदन करूंगा, वो कृषि विभाग के लोगों को निर्देश दें। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी भी यहां बैठे होंगे, और खेती विरासत मिशन जो ऐसी स्वयंसेवी संस्था है, हमारा स्टॉल सामने है, हम हैंडबिल दे रहे हैं। जो किसान 1-1 एकड़, आधा एकड़ अपने लिए मिलेट्स उगाना चाहें, हम उनको उसकी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, बीज देंगे, तकनीक प्रोवाइड करेंगे, और वो बाद में बिकेगा कैसे इसकी भी बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं नरहरि जी को निवेदन करूंगा, हरियाणा में एक भी मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष खत्म होने से पहले पहले हरियाणा में एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है क्या? इसकी चिंता अगर हम करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने की एक सार्थक पहल होगी, क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो किसान जो मिलेट्स उगाएंगे उसका छिलका उतारने की सुविधा हो पाएगी। और भाइयों और बहनों, मैं आखिरी बात कहूंगा,
हर वर्ष हर महीने दक्षिण भारत से 250 से 300 टन मिलेट। मैं नरहरि जी को और कृषि अधिकारियों को भी निवेदन करूंगा, अगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी भी कोई बैठे तो सुन लें जरा। 250 से 300 टन मिलेट हर महीने दक्षिण भारत से पंजाब और हरियाणा में आ रहे हैं, क्योंकि 250 टन का तो हमारा ही नेटवर्क बेचता है। तो इसका मतलब डिमांड है तो है, याद दिलाते रहना। आखिर में चलते चलते दोबारा कहूंगा, मेरा नाम उमेंद्र दत्त है और मैं खेती विरासत मिशन नाम की जो संस्था है, जो हरियाणा पंजाब दोनों प्रदेशों में पराली प्रबंधन और मिलेट्स की खेती के लिए काम करती है। हमारे यहाँ मनवीर रेड्डू जी और वो जींद से हैं, और विपुल कंबोज वो सिरसा से हैं। ये दो किसान सामने स्टॉल पे मिलेंगे। जो किसान भाई पानी बचाने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए और अपने भोजन की थाली को जहर मुक्त करने के लिए मोटे अनाज की खेती करना चाहें, वो कृपया हमसे संपर्क करें। मैं कृषि विभाग का, उन्होंने याद किया, मुझे समय दिया, और कृषि विश्वविद्यालय के शायद मेरा ये गेट क्रशिंग जैसा ही हुआ, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। हृदय तल से आभार श्री ओमेंद्र दत्त जी, इतनी काम की बातें बताई। जोरदार तालियां एक बार चाहेंगे ओमेंद्र दत्त के लिए। और अब पंजाब का भंगड़ा बिल्कुल तैयार है नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से। भंगड़ा, जी हाँ।